कुछ मैनू मरंदा शौक भी सी बाय आसिया मिर्ज़ा। दूसरे दिन तलाल ने सवार जाने का प्रोग्राम बना डाला। लाला रुख और मोरे को तशवीश थी कि रोशाना की कमर का दर्द अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था, मगर उसने इनकी तशवीश की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं की। उसे कौन सा पैदल चलना है, वहाँ होटल में भी आराम कर सकती है। वो कहता हुआ बाहर निकल गया। लाला रुख को बहुत बुरा लगा, गुस्सा भी आया, मगर अब उससे उलझना बेकार था। यूं भी वो कम ही अपने फैसले बदलता था। वो चुप सी होकर रह गई। अच्छा, वापस तो आओगे ना तुम लोग इधर ही? तलाल के कमरे से जाने के बाद मोरे लाला रुख से बोली। अजीब सी इल्तिजा थी उनके लहजे में। वो नजरें चुरा गई। मैंने तलाल और जाजिब से कहा था तो उन्होंने कहा अगर लड़कियां रहना चाहें तो उन्हें कोई एतराज नहीं। दरअसल हमजा का स्कूल खुलने वाला है और अभी वो नया नया ही स्कूल जाने लगा है। वो कुछ झिंपी झिंपी सी बोली। दरअसल उसे अपना किया हुआ वादा याद आ गया था। वो हकीकतन इनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। आप किसी को भला जबरदस्ती अपना मेहमान कैसे बना सकती हैं मोरे? मुस्तफ़ा जाने कब अंदर आ गया था। बिना किसी ताल्लुक और रिश्ते के आप किसी तरह का हक तो नहीं जमा सकती ना। उसने इस पर एक उचटी निगाह डाली। लाला रुख के चेहरे के दावे गैर महसूस तरीके से तन गए थे। वो झुककर अपने बैग की जिप से खेलने लगी। रिश्ते ताल्लुक तो दिल से जुड़ते हैं। ये एक ना दिखाई देने वाली जंजीर की तरह एक दूसरे को बांध देते हैं। क्यों लाला बेटी, क्या मैं तुम पर कोई हक नहीं जमा सकती? मोरे बड़े प्यार से उसका चेहरा तकने लगी, जहाँ हल्की हल्की सुर्खी उमड़ रही थी। ये सुर्खी गुस्से की थी या शर्म व हया की या इस्तराब की, वो कतई नहीं समझ सका। तहम उसके लिए ये मंजर खासा दिलचस्प और असर अंगेज था। उसकी सुरमई आंखों की तप इसके चेहरे पर मजीद बढ़ गई। आपकी मोहब्बत सर आंखों पर मोरे, मैं यकीनन आपकी मेहमान बनकर मजीद वक्त गुजारती, मगर मजबूरी है। वो बज़ाहिर शाइस्तगी से मोरे से मुखातिब हुई। बहरहाल उसे इन शफीक खातून से कोई शिकवा नहीं था, बल्कि इनके अपनायत आमेज रवैये पर वो अंदर ही अंदर बड़ी बेबसी सी महसूस करके कट रही थी। फिर इसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, सच कहा आपने, कुछ रिश्ते और ताल्लुक दिल से जुड़ते हैं और एक अनदेखी जंजीर इन्हें जकड़े रखती है, जिससे चाहे जाने के बावजूद इंसान उम्र भर नहीं निकल सकता। चाहे ये ताल्लुक दुनिया वालों की नज़र में गैर अहम और गैर मोतबर ही क्यों ना होकर रह गया हो। और औरत तो यूं भी हर ताल्लुक में बहुत हसास होती है। एक गहरी सांस खींचकर उसने 10 दीदा निगाहों से मुस्तफ़ा खान की तरफ देखा। उसके लहजे में जिताने का तासुर था। वो उसे बावर कराना चाहती थी कि वो सैफुर रहमान से दिली ताल्लुक किसी तौर पर तोड़ने पर आमादा नहीं है। आप आइएगा ना मुल्तान, और आका जान को भी ले आइएगा। पता नहीं वो इखलाक निभा रही थी या वाकई अपनायत से कह रही थी। मोरे ने सर हिलाया। हाँ जरूर आऊंगी, तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा है, तुम्हारी ही तरह। वो उस पर एक मीठी निगाह डालकर बोली। फिर मुस्तफ़ा खान के कमरे से निकल जाने के बाद आहिस्ता से बोली, तैफी से बहुत मानूस हो गया है और वो भी इसे बहुत चाहता है। उसे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और हमजा वो तो है ही बहुत प्यारा। लाली उस शख्स के जिक्र से जितना बचना चाहती थी उतना ही मोरे उसका तस्करा ले बैठती। वो अच्छी तरह आगाह थी कि मोरे ऐसा जान कर करती थी। वो अपने बेटे के जज्बों से और ख्वाहिश से आगाह थी, बल्कि खुद उनकी ख्वाहिश भी लाला रुख को इनकी सुनहरी आंखों की सतह पर झिलमिलाती दिखाई देती थी, मगर इसके पास सिवाय इनसे नजरें चुराने के कोई रास्ता नहीं था। उसे मुस्तफ़ा खान कभी कभी ऐसा अहमक, नादान और कम फहिम बच्चा महसूस होता जो रास्तों का तायुन किए बिना सफ़र पर गामजन हो गया हो। मंजिल वहाँ कभी नहीं आती जहाँ रास्तों का तायुन न किया गया हो, और यूं भी उसका ख्याल था वो इसकी मंजिल नहीं थी। ये बात उसे समझाने के बावजूद नहीं समझा पा रही थी। सवात का मौसम अपनी जौलानी पर था। कायनात का हुस्न समेटे दिलकश और जन्नत नज़ीर इस वादी में कुदरत की फयाजियाँ दिल खोल कर बिखरी दिखाई देती थी। फलक बोस पहाड़, मुअत्तर फिजाएं, फरहत बख्श हवाएं, शफाफ पानी के ठंडे मीठे चश्मे, ठाठे मारती नदियाँ और सब्जा ही सब्जा। आसमान के सीने पर चमकता सूरज अपनी नाजुक नाजुक मध्यम मध्यम सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एतराफ में सरसब्ज पहाड़ों के ऊपर पिघले हुए सोने की बारिश हो रही हो। पहाड़ों के किनारों पे उगी हुई झाड़ियों के साए दरियाए फरात के
दरियाए सवात के पानी पर थरथरा रहे थे। सब बांधे दोनों जानिब बूटे हरे भरे हों जैसे। खुर्रम की हिस्से लतीफ दरियाए सवात की तरह बेदार हुई। जाजिब भाई अपना कैमरा सेट किए खटाखट तस्वीरें ले रहे थे। खुर्रम का ख्याल था उनकी हर तस्वीर में कहीं ना कहीं रूबी भाभी की झलक जरूर दिखाई देगी। नेचर का हुस्न गारत करने के लिए अब मैं इतना बदज़ौक भी नहीं हूँ ब्रादर के अपनी सारी तस्वीरें ज़ाया कर दूँ। जाजिब भाई ये कहकर भाभी की तरफ देखकर हंसने लगे। खुर्रम की बकवास पर वो पहले ही जलकर रह गई थी। शौहर ने गोया जलती पर तेल का काम किया। वजूद दन से है तस्वीर कायनात में रंग, समझे तुम? वो जवाबी कार्रवाई का सोच ही रही थी कि रोशाना ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। अल्लाह रहम करे। खुर्रम दिल पर हाथ रखकर लहक गया था। भाभी को तो कोई पत्थर नहीं मिल रहा था जो उठाकर उसे दाग देती। तस्वीर कायनात के रंग में भंग जरूर डालती है ये। अच्छा ये बात है विशी, तुम इधर आ जाओ, तुम नाहक रंग में भंग डाल रही हो। भाभी ने गोया उसकी कमजोर रग पर हाथ रख दिया। पलविशा को अपनी तरफ खींचा। वो नादिश के साथ आंखों पर दूरबीन लगाए दूर दूर का नजारा कर रही थी। इस हमले पर सटपटा गई जबकि लाला रुख का कहका बड़ा बेसाख्ता था। खुर्रम खसियाकर बालों पर हाथ फेरने लगा और भाभी को सख्त फहमाइशी नजरों से घूरने लगा। भंग इन जैसी नहीं आप जैसी औरतें डालती हैं। भाभी और लाला रुख उसकी झुंझुलाहट और खसियाहट पर हंसने लगी। रोशाना अपनी जगह कुछ हैरान सी खड़ी रह गई। खुर्रम का पलवशा को पसंदीदगी की नजरों से देखना, भाभी का मानी खैर जुमला उसे बहुत कुछ समझाने को काफी था। एक गहरी सांस खींचकर उसने लाला रुख को देखा। तब उन्होंने रेस्ट हाउस की तरफ देखते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उस तरफ होकर चलने लगी। बहुत ही बदतमीज हो गया है खुर्रम, उसकी जबान के आगे तो खंदक है। फिर हर किसी सांस खींचकर दूर तक निगाह दौड़ाते हुए बोली, तलाल जाने कहाँ रह गया है। हमदा ने भी कुछ खाया नहीं है अभी तक। वो मुस्तफ़ा भाई के साथ उस बंगले के नज़दीक तो खड़े थे। हमदा मुस्तफ़ा भाई की गोद में था। रोशाना उसकी तशवीश पर बोली तो एक पल को लाला के चेहरे पर तगय्युर रौनमा हुआ। बेइरादा लब भींच गए। फिर रेस्ट हाउस का ग्लास डोर धकेल कर अंदर चली आई। ये शख्स हमदा की सारी आदतें बिगाड़ कर रख देगा। न इसके खियाने का कोई असूल रहा है न सोने का। बिल्कुल अचानक उस पर झुंझुलाहट सवार हो गई। अजीब बेवजह और बेमौका झुंझुलाहट। रोशाना ने उसे चौंक कर देखा, फिर हंस पड़ी। लाली, तफरीह के मौक़ों पर असूल एक तरफ डालने पड़ते हैं। और फिर वो तो बच्चा है इसीलिए तो डरती हूँ। वो आहिस्तगी से बुड़बुड़ा कर रह गई। किस बात से डरती हैं? रोशाना ने चप्पल उतार कर सोफे पर बैठते हुए उसे देखा, मगर वो रुख मोड़ कर खिड़की के पर्दे खोलने लगी। वहां से जंगला साफ दिखाई दे रहा था, जहां वो दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक जंगले से टेक लगाए खड़े थे और जाने क्या बातें कर रहे थे। मगर लाला रुख को ऐसा लगा जैसे वो दोनों इसी के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हो, मुंजिम साजिश। तलाल ने बेसाख्ता मुस्तफ़ा खान के कांधे पर हाथ मारा था और दोनों का मिला जुला कहा फिजा को मुर्तइश कर गया था। लाला रुख को अपनी रगों में दौड़ने वाला लहू यकदम कड़वा होता महसूस होने लगा। उसने झटके से खिड़की का पट बंद कर दिया और वॉशरूम में जाकर मुंह धोने लगी। ठंडा ठंडा पानी किसी हद तक सुकून बख्श साबित हुआ। होटल की लॉबी में वो सब रात का खाना तकरीबन खा चुके थे और आखिरी शुगर चाय का हो रहा था। साथ साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हो रही थी। गुफ्तगू का मौजू सवात और उसके दिलकश नज़ारे थे। ध्यान धीरे धीरे चाय की चुस्कियां भरते हुए लाला रुख की निगाहें गाहे गाहे हमजा पर थीं, जो मुस्तफ़ा खान की गोद में चढ़ा बेहद मसरूर दिखाई दे रहा था। उसे लगा यह शख्स उससे उसका बेटा छीन लेना चाहता है। ये मोहब्बत नाटक के सिवा और कुछ नहीं। इस तरह की सोचें हर लम्हा उसके जहन में जगह पकड़ती जा रही थी। मेरा तो दिल चाहता है यही रह जाऊं हमेशा के लिए, पलविशा रूबी भाभी से कह रही थी। अरे भाई, इस तरह की ख्वाहिश मत करना, वरना खुर्रम तो बेचारा बेमौत मारा जाएगा। भाभी हल्की हंसी के साथ आहिस्ता से बोली, वो किस खुशी में? पलविशा कतई न समझ सकी। खुर्रम के कान और आंखें तो लगी ही इधर थीं। वो भाभी की दाएं तरफ बैठा था। झुककर बोला, मुझे भी इधर ही रहना पड़ेगा फिर। भाभी ने रुख मोड़कर उसे आंखें दिखाईं, मगर वो बात जारी रखते हुए बोला, भाई जाहिर है तुम्हारी चौकीदारी करने के लिए किसी को तो इधर रहना ही पड़ेगा ना। तो क्या आप ही इतने ज़्यादा फालतू हैं? वो बेसाख्ता बोली। अंदाज कुछ ऐसा मुतजबाना था कि खुर्रम सर पीट कर रह गया और फौरन सीधा होकर दूसरी तरफ देखने लगा।
जबकि भाभी रूबी, उनकी हंसी तो बेसाख्ता सी निकली। पता नहीं क्या ऑल फॉल बकते हैं खुर्रम भाई। परवेशा भाभी की हंसी पर जाने क्यों छिप गई। उसकी तो आदत है ऑल फॉल बकने की। वैसे मेरा दिल भी यही चाहता है कि हमेशा के लिए यहीं रह जाऊं। लाला रुख चाय का मग फ्रिज पर रखते हुए बोली, जब मैं और सैफुर रहमान पहली बार यहाँ आए थे तो मैंने उससे भी इसी तरह कहा था, क्यों ना हम यहीं रह जाएं। उसने इरादतन अपने माजी का हवाला देकर सैफुर रहमान का जिक्र छेड़ा था। मेरी बात पर वो बोले कि यहाँ आकर सबकी फीलिंग अमूमन ऐसी ही हो जाती हैं, मगर जब यहाँ रहने वालों की तरह इतनी कठिन और सहूलियत से आरी जिंदगी गुजारना पड़े तो तुम्हें भी दुश्वार गुजार रास्तों और ऐसे सख्त मौसमों से रोज सामना हो तो तुम भी हिम्मत हार दोगी और ये सारी नफीस गुदार और रोमांटिक फीलिंग भग से उड़ जाएंगी। वो ये कहकर बड़े महफूज अंदाज में हल्के से हंसी, मगर कोशिश के बावजूद अपनी हंसी में खुश दिली का तासुर ना समो सकी। अजीब बेरूह सी हंसी थी उसकी, जैसे वायलिन के तार टूटे हुए हों और कोई हाथ मारकर सुर निकालना चाह रहा हो। मेज पर मौजूद सभी को गोया सांप सूख गया था। एक तरफ का धचका ही लगा था। किसी को गुमान न था कि लाला रुख यूं माजी के हवाले से सैफुर रहमान का जिक्र यहाँ छेड़ेगी। तलाल ने बड़ी नाराज नजरों से उसकी तरफ देखा था, मगर वो 10 दीदा नजरों से मुस्तफ़ा खान के रंग बदलते चेहरे और साकिन हो जाने वाले हाथ को देखकर अंदर ही अंदर महफूज होते हुए मजीद गोया हुई। हम लोग 15 दिन रहे थे और सवात के तकरीबन सारे ही इलाके देखे थे। मुझे तो इन 15 दिनों का एक एक लम्हा अज़बर है। यूं भी पहली मोहब्बत हो या पहला सफ़र, औरत उसे कभी नहीं फरामोश करती। वो बज़ाहिर रूबी भाभी और परवेशा से मुखातिब थी, मगर सन्नाटा मुस्तफ़ा खान के मकसूद था। तलाल के चेहरे के जावियों में खिंचाव आ रहा था, जिससे वाज़ेह था कि ये बातें उसे सख्त नागवार गुजर रही थीं। यकदम वो कुर्सी धकेल कर उठते हुए बोला, आओ तैफी, ज़रा बाहर चलते हैं। उसके लहजे में अजीब सी तुंदी थी। जाजिब और खुर्रम ने बैकवत उसकी तरफ देखा था, ताहम बोले कुछ नहीं। हमदा को प्लीज़ यहीं छोड़ जाइएगा। लाला रुख मुस्तफ़ा खान को उठते देखकर जल्दी से बोली। तलाल ने मेज से अपना मोबाइल उठाते उसे घोरा, उसे क्यों छोड़कर जाएं? इसलिए कि ये इसकी नींद का टाइम है। वो उसी इत्मीनान से बोली। तलाल की फहमाइशी और नाराज नज़रों को वो कतई नज़रअंदाज कर गई थी। मेरा ख्याल है वक्त और असूल के दायरे से कभी निकल जाने में कोई कबाहत नहीं। वक्त के साथ भागना और असूल के गिर्द रहना अच्छी बात है, मगर थोड़ी बहुत बेअसूली भी जायज़ है। मुस्तफ़ा खान कुर्सी से उठते हुए बोला, फिर सीधा होकर हमदा को उठा लिया। थोड़ी नहीं, ज़्यादा बेअसूली भी अगर कभी कभार हो जाए तो जायज़ है तैफी भाई। खुर्रम ने आंख दबाई, फिर हंसते हुए आइसक्रीम का चम्मच मुंह तक ले जाते हुए बोला, इल्लामा इकबाल साहब ने क्या खूब फरमाया है कि अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तुम चुप ही रहो खुर्रम, तुम्हें नहीं पता पहले ही इसकी आदतें बहुत बिगड़ चुकी हैं। लाला रुख बुरी तरह झुलसी हुई थी। मुस्तफ़ा खान खुर्रम की बात पर महफूज होता मुस्कुराता हुआ हमदा को लिए डाइनिंग टेबल के हाल से बाहर निकल गया। मैंने तो कोई इसकी आदत बिगड़ती नहीं देखी। खुर्रम ने मुतज्जबाना अंदाज में लाला को देखा। मैं माँ हूँ इसकी, ज़्यादा बेहतर जानती हूँ इसके लिए क्या जायज़ है क्या नाजायज़। वो यकदम बराफ्ता हो गई और झटके से कुर्सी खिसका कर उठी, फिर बड़े बड़े डग भरती सीढ़ियाँ चढ़ गई। लाला रुख जैसी शाइस्ता धीमे मिजाज वाली औरत का यूं मामूली बात पर भभक जाना सबको लम्हा भर के लिए हैरत से गुम कर गया। मेरा ख्याल है लाली यहाँ आकर डिस्टर्ब हो गई है। रूबी भाभी आहिस्तगी से बोली। मेरा भी यही ख्याल है। जादिब भाई मुतसफ़ाना सी सांस खींचकर खुद भी खड़े हो गए। माहौल में बेनाम सी उदासी उतर आई थी। वो सब भी हाल से उठकर आ गए। रात को तलाल उसके कमरे में आया तो नाराजगी और बरहमी के तासुरात उसके चेहरे से आया थे। लाला रुख को यकीन था वो जिस तरह खफकी का तासु समेटे डाइनिंग रूम से बाहर गया था, इससे बासपूस करने जरूर आएगा, और उसका दिल तो बुरी तरह दुखा हुआ था। ये सोचकर और जल गया कि तलाल भी मुस्तफ़ा खान का हमनवा है। लाला रुख की मुतवरम आंखों पर नजर पड़ी तो वो अपने खींचे हुए असाब को गहरी सांस खींच कर ढीला छोड़ते हुए बेहद अफसुर्दगी से बोला, माजी अगर रंजिशों और तलखियों पर मबनी हो तो उसे याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता लाला। जिस किताब में रंज और गम से भरपूर कलम की रोशनाई हो उसके वर्क को पलट देना बेहतर है। उसका लहजा नासहाना था। लाला ने गुम शाल निकाल कर ओढ़ते हुए वार्डरोब का दरवाज़ा बंद किया और उस पर एक उष्टी निगाह डाली।
وہ جانتی تھی کہ یہ ایک طرح کی تمہید تھی۔ مشکل یہ ہے طلال کے کتاب کے ورق ہی آسانی سے پلٹے جا سکتے ہیں، اور یہ کوئی کتاب نہیں، یہ تو گزشتہ ورق پر لکھے ہوئے قصے کی اثر انگیزی پر منحصر ہے کہ کب تک طاری رہے، کب تک نشہ رہے اور زہر قائم رہے۔ وہ بڑے تحمل سے بولی، جیسے کوئی کم سمجھ کو سمجھا رہا ہو، اس کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہ رہا ہو۔ یہ محض تمہاری غلط سوچ ہے، بلکہ انتہا پسندی ہے۔ جب زندگی کو ہی فنا ہونا ہے تو کافیات کو کیوں کر فنا نہیں؟ اگر اس طرح ہوتا تو دنیا میں ہر شے پر جمود طاری دکھائی دیتا۔ روتا ہوا شخص عمر بھر روتا۔ یہ رنگا رنگ ہا ہو، شور و غل، رونا ہنسنا ساری دنیا کیفیات کے تغیر کے باعث ہیں۔ وہ اس کی بات کو رد کرتا ہوا بولا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ تمہید چھوڑو، صاف بات کرو۔ لالا رخ نے ترش روئی سے اس کی بات کاٹی۔ ایک پل کے لیے وہ اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا، پھر ایک گہری سانس کھینچ کر بولا، میں جو کہنا چاہتا ہوں تم اس سے واقف ہو، بلکہ اچھی طرح واقف ہو۔ شاید ہاں، مگر میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں اور یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم میرے کتنے خیر خواہ ہو۔ وہ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ تمہارا خیال ہے یہ میری طرف سے خیر خواہی نہیں ہے۔ طلال نے بے حد متصفانہ انداز میں اسے دیکھا۔ عموماً جب کوئی خلوص دل سے کسی کو سمجھانا چاہتا ہے، کوئی مشورہ دینا چاہتا ہے تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جن میں وہ اسے ان نظروں سے دیکھ رہی تھی جن میں برہمی کے تاثرات بہت واضح تھے۔ میری خیر خواہی کس بات میں ہے یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ جھٹکے سے رخ پھیر گئی۔ دل کوئی بازار نہیں ہے طلال کہ جس کا دل چاہے منہ اٹھائے چلا آئے، نہ کوئی سرائے ہے کہ کوئی آیا، ذرا دیر ٹھہرا اور چلا گیا۔ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں تمہیں کہ اس دل کو قلعہ بھی مت بناؤ کہ کسی کو اندر آنے کا راستہ ہی نہ ملے اور یہ تنہائیاں اور ویرانیاں اس میں کھنڈر بن جائیں۔ لالا کے اس ذرا سے رخ موڑ کر اسے مجنون نظروں سے دیکھنے پر اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اس کا دل لہو لہو ہو رہا تھا اور لہو کی یہ سرخیاں آنکھوں میں بھی آ رہی تھیں۔ وہ اپنے درد کو دباتے ہوئے بولی، محبت کسی سمجھوتے کا نام نہیں ہے۔ سمجھوتے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنے زخموں، سسکتے پھوڑوں اور جذبوں سے خالی بے رنگ زمین پر کوئی خوشنما رنگ پھیر کر اس کی ساری بندرنگی کو چھپا دیں، اسے ملفوف کر دیں۔ کیا فائدہ اس مکان کا جس پر بہتر اور خوبصورت رنگ و روغن پھیر دیں مگر وہ اندر سے آباد نہ ہو پائے، جہاں کسی ایک اکیلے شخص کی آواز باز گشت کی طرح سماعت پر ہتھوڑے کی طرح لگتی رہے۔ نہیں طلال، ایسے رشتے بہت بودے ہوتے ہیں۔ دل سے تعلق نہ ہو تو یہ ریت کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ تو کیا سیف الرحمن سے تمہارا رشتہ تعلق بودا نہیں تھا، ریت کی طرح بکھرا نہیں؟ طلال نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ استہزائیہ ہو گیا۔ پھر ایک گہری سانس بھرتے ہوئے تعصب سے سر جھٹکا۔ ناقابل اعتبار شخص سے ہونے والا رشتہ چاہے ہزار شرعی طریقوں سے باندھا گیا ہو، وہ کبھی مضبوط نہیں ہوتا۔ کیا اس کے ساتھ دلی تعلق جوڑنے کے باوجود تم نے ہزار وہموں دھڑکوں میں زندگی نہیں گزاری تھی، اور اب اتنے بودے تعلق کو یاد کر کے تم سینے سے لگائے بیٹھی ہو؟ یہ سراسر نادانی نہیں تو کیا ہے؟ پلیز طلال۔ لالا رخ نے اسے مزید بولنے سے روکنا چاہا، مگر وہ اس کے کاندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یاد رکھو کبھی کبھی سمجھوتے سے باندھا گیا تعلق بھی اٹل ہو جاتا ہے۔ اس میں رفتہ رفتہ انسیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ انسیت ایک دن محبت میں بدل ہی جاتی ہے۔ یہ تو محض قیاس پر مبنی باتیں ہیں، ہوا میں تیر چلانے والی بات۔ وہ اس کو دیکھ کر تلخی سے ہنسی۔ سمجھوتے کی زمین سے کبھی محبت کا پودا نہیں پھوٹ سکتا۔ ہمدردی محبت کا روپ ضرور دھار لیتی ہے، مگر مجھے مصطفیٰ خان یا کسی بھی سہارے کی کوئی طلب نہیں۔ اور سنو، جا کر کہہ دو اپنے اس دوست سے کہ وہ اپنے دل میں ایسی کوئی خواہش نہ پالے۔ لالی پلیز، صرف ایک بار تم اسے آزما کر تو دیکھو۔ وہ تمہارے لیے بے حد بے لوث محبت تمہاری اور حمدہ کی زندگی میں میرے لیے ایک دھوکہ کافی ہے۔ وہ تلخی سے اس کی بات کاٹ کر بولی، نہیں لالا رخ، جس طرح درختوں کی چھاؤں یکساں نہیں ہوتی، اسی طرح آدمی کی چھاؤں بھی یکساں نہیں ہوتی۔ کچھ درخت اپنے احاطے میں بہت پرسکون چھاؤں رکھتے ہیں، ان کے تلے آ کر ساری حدت دم توڑ دیتی ہے۔
तुम एक बार इस छांव में आने का इरादा तो करो, आकर तो देखो। जिसके अंदर पहले ही आग लगी हो, बेहद हिद्दत हो, बहुत घुटन हो, तो छांव क्या करेगी। वो जैसे थक कर कुर्सी पर गिर सी गई। कोई खुशनुमा ख्वाब आंखों में दुखने लगा। किसी की मोहब्बत इसके दिल का कफल तोड़ ही नहीं सकती थी। तलाल की निगाहें एकदम वॉशरूम के दरवाजे पर ठुठक जाने वाली रोशाना पर पड़ी। वो नहा कर निकली थी और दोनों बहन भाइयों को इसके हसास मौजू पर उलझते देखकर खुद भी उलझ गई। उसकी फौरी तौर पर समझ में नहीं आया था वो कमरे से बाहर निकल जाए या यूं ही खड़ी रहे। रोशाना प्लीज तुम ही समझाओ इसे, थोड़ी सी अकल दो, तलाल ने उसे मुखातिब किया। अकल की मुझे नहीं, तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को जरूरत है। वो बुरी तरह झुलस कर कुर्सी से झटके से खड़ी हो गई। फिर रोशाना की तरफ देखा जो खफीफ से अंदाज में खड़ी थी। तरोताज़ा चेहरे पे बालों से टपकता पानी हीरों की मानंद दमक रहा था। शायद वो खुद को इस वक्त यहाँ मिसफिट महसूस कर रही थी। मैं ये सारी दलीलें तुम्हारे हक में भी दे सकती हूँ, यही बातें तुम्हें भी समझाती आ रही हूँ। रोशाना असद जैसी लड़की भी तुम्हारी जिंदगी में फूल बिखेर सकती है, अपनी बेलौस मोहब्बत से तुम्हारी तन्हाइयाँ समेट सकती है। उसने रोशाना के कंधे पर अपना बाजू फैला लिया और तलाल को यूं देखा जैसे उसे चारों शाने चित करके हद उठा रही हो। और हकीकतन वो इस हमले पर गड़बड़ा गया, मगर इससे ज़्यादा बुरी हालत रोशाना की हुई। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि लाला रुख बात को ये रुख देगी। वो तो अभी मुस्तफ़ा खान के प्रपोजल पर ही हैरान थी, तलाल के जुमलों पर ही उलझी हुई थी। मारे शर्म के उसका चेहरा इस तरह लाल हो गया कि तलाल के उठने वाली निगाहें इसके चेहरे की जानिब उठी तो झपकना भूल गईं। खिफ़त और शर्म की सुर्खी का इम्तिजाज बेहद दिलकश और हैरान कुन था। ठीक ही कहते हैं कहने वाले कि हुस्न में शर्मीलापन और हया के रंग मिल जाएं तो वो हुस्न लामहदूद हो जाता है। दिल की दीवारों में सिमटे नहीं समेटता, बस फैलता चला जाता है। इसकी कशिश की लहरें रग रग में उतर कर खून के साथ दौड़ने लगती हैं। तुम्हारी बात आती है तो तुम दामन खींच लेते हो, सारी दलीलें मानने से इनकार कर देते हो, लाला रुख नाराजगी से कह रही थी। मगर अब ऐसा नहीं होगा। तलाल एक गहरी सांस खींचते हुए बड़े बेसाख्ता से अंदाज में बोला। फिर लाला की तरफ देखा। एक धीमी मुस्कुराहट बेइख्तियार इसके लबों के तराश में किसी लहर की तरह उभर कर मालूम हुई। हो सकता है अब मुझे दामन फैलाना पड़े। वो इन्हीं धीमे सुरों में गोया हुआ और एक भरपूर निगाह रोशाना पर डाली। क्या क्या कहा तुमने? लाला रुख बड़ी तेजी से रोशाना के कंधे से हाथ हटाकर उसकी तरफ बढ़ी। उसे पहले तो वहम हुआ कि इसकी समात में जो जुमला पड़ा है वो महज उसकी वहम या समात का धोखा है, मगर तलाल के चेहरे के तासुरात ने उसे हैरत अंगेज मुसर्रत से गुम कर दिया। मगर वो ज्यादा देर रुका नहीं और बड़ी सरियत से पलट कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शायद वो अपने बेइख्तियाराना फेल पर खुद ही सपटा गया था, मगर ये एक तरह की बेइख्तियारी थी जो मुंह से निकल गई। अपनी कमजोरी का एतराफ वो कर चुका था। तलाल सुनो, बात सुनो। वो उसकी तरफ लपकी, मगर वो इस असना में न सिर्फ दरवाजे से निकल गया बल्कि राहदारी भी अबूर कर चुका था। लाला रुख वहीं रुक गई और तहैयर आमेर बेयकीनी से दरवाजे की तरफ देखने लगी। फिर पलटी। रोशी, सुना तुमने तलाल क्या कहकर गया है? उसकी आंखों में तहैयुर की जगह आहिस्ता आहिस्ता मुसरत के जुगनू उतरने लगे थे। उसकी आवाज़ में अजीब खनक उतर आई थी। रोशाना, वो उसके नज़दीक आई। फर्ते मुसरत इसके गिर्द अपने बाजू हायल कर दिए। रोशाना ने पलकें उठाकर उसकी तरफ अजीब खाली खाली नज़रों से देखा। कभी कभी बात वादे होकर भी इस कदर मुहिम हो जाती है कि आदमी खामोशी की चादर में जा छुपता है। इसके वजूद भी ऐसी ही गंभीर खामोशी से ढांप गया था, जैसे हवा से महरूम चांद पर उतरती होगी, जैसे शाम होते ही किसी गांव में उतरती होगी, जैसे रेल गुजर जाने के बाद स्टेशन पर फैल जाती है। उसने आहिस्ता से लब काटे और पलकें झपकी। लाला रुख का हाथ हटाकर कमरे से मुल्हक टेरिस पर चली आई। लाला रुख उसकी खामोशी को शर्म पर महमूल करती हुई मुस्कुरा दी और एक गहरी सांस यूं खींची गोया कोई रोशनी सी फेफड़ों में भर रही है। तलाल के इन जुमलों ने उसे बेहद मसरूर कर डाला था। उसने सोए हुए हमजा पर एक निगाह डाली और कमरे से बाहर चली गई। इसका रुख तलाल के कमरे की तरफ ही था, मगर वो कमरे में मौजूद नहीं था।
اس نے جاذب کے کمرے میں دیکھا مگر وہاں خرم، عادل اور مشتبہ شطرنج کی بساط جمائے بیٹھے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ روشانہ بیڈ پر لیٹ کر سوتی بن گئی تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اسے اچھی طرح علم تھا وہ جاگ رہی ہے، تاہم لڑکیوں کے واپس کمرے میں آ جانے پر وہ اس موضوع پر اس سے کوئی بات نہیں کر سکی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ ساری چنڈال چوکڑی لڑکوں کے ساتھ ہوا خوری کو نکل گئی تھی۔ یہ اطلاع اسے روبی بھابھی نے دی تھی۔ وہ خود بھی جاذب کے ساتھ جا رہی تھیں۔ کمرے سے نکلتے ہوئے بولی، نیچے ڈائننگ ہال میں طلال تمہارا ناشتے پر انتظار کر رہا ہے۔ منہ دھوتے ہوئے اس نے سوچا چلو اچھا ہوا طلال اکیلا ہی اسے مل گیا۔ رات اس نے جو خوشگوار شوشہ چھوڑا تھا اس کا اثر اب تک اس کے ذہن پر تھا۔ بالوں میں برش پھیر کر وہ ڈائننگ ہال میں آئی تو طلال اخبار کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اخبار سے نظریں ہٹائیں۔ تم ان سب کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ مانا کہ سواد کا چپا چپا دیکھا ہوا ہے تمہارا، لمحہ لمحہ ازبر ہے، مگر کمپنی بدل جانے سے کبھی کبھی منظر بھی بدل جاتے ہیں، مانوس علاقے نئے نئے لگتے ہیں۔ وہ اخبار لپیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولا، زیادہ طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت میرا موڈ بہت اچھا ہے، مہربانی اسے فضول سے ٹاپک پر غلط مت کرو۔ وہ چائے کا مگ اپنی طرف کھینچ کر فلاسک اٹھا کر اس میں سے چائے انڈیلنے لگی۔ پوچھو کہ نہیں میرا موڈ اچھا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ فلاسک رکھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، ویسے سواد کی فرحت بخش ہواؤں کا بھی فیض ہو سکتا ہے۔ وہ قدرے بشاش معلوم ہو رہا تھا اور لالا رخ بڑے بھرپور انداز میں ہنستی۔ ہاں، ایک طرح سے مجھے بھی یقین ہو ہی گیا ہے کہ بیرونی موسم بھی کبھی دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس طرح تم پر ہوا ہے۔ طلال نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ بھائی تمہارے دل کا وہ زنگ آلود قفل بھی تو انہی حسین فضاؤں کے طفیل ٹوٹا ہے نا؟ ویسے طلال، جو انشاء تم رات کو کر گئے تھے پھر کہاں جا کر چھپ گئے تھے؟ میں تمہیں ڈھونڈتی رہی۔ طلال کے لب یکدم سکڑ گئے۔ ایک لمحہ اس کے چہرے پر تغیر رونما ہوا، مگر دوسرے ہی پل وہ اسی اطمینان سے چائے کا گھونٹ بھرنے لگا۔ میرا خیال ہے تم نے زندگی میں پہلی بار درست فیصلہ کیا ہے، بلکہ ڈھنگ کا۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ خوشی کا تاثر اس کے چہرے پر چاندنی کی طرح بکھرا ہوا تھا۔ روشانہ سے شادی کا فیصلہ نہ صرف درست ہے بلکہ بر وقت بھی لگتا ہے۔ مسز بلال کو خوفناک عزائم نے تمہاری بیٹری چارج کر دی۔ وہ اس کی بات پر بے ساختہ ہلکے سے مسکرا دیا، تاہم اس کے خوشنما آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ بے حد سرد لگ رہی تھی، جیسے شام اترتے ہی سمندر جو ٹھہرا ٹھہرا محسوس ہو، مگر کون جانے اس کی سطح کے نیچے کتنے طوفان پنہاں ہوں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ لالا رخ بالکل سچ کہہ رہی ہے، اس کا فیصلہ نہ صرف درست ہے بلکہ بر وقت بھی ہے۔ وہ اس کے چہرے پہ خوشی کے عکس کو دیکھ کر خاصا مطمئن ہوا۔ اس کی بے پناہ خوشی کے اظہار سے یہ بھی ثابت ہوا تھا کہ وہ روشانہ سے بے حد محبت کرتی تھی، اسے چاہتی تھی، گویا اس کی دلی آرزو پوری ہو گئی۔ لالا رخ کو طلال کی مسلسل خاموشی کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ اپنی خوشی میں اتنی مگن تھی کہ اسے مسلسل چھیڑ رہی تھی۔ شاید وہ اس کی خاموشی کو بھرپور رضامندی خیال کر کے اور زیادہ مسرور ہو رہی تھی۔ وہ وہمیں جو میز تک آتے ہوئے اس کا دل پکڑ رہے تھے، کہیں وہ اپنی بات سے مکر نہ جائے، اس کی دھیمی مسکراہٹ اور اس خاموشی سے زائل ہو گئے تھے۔ اس کا تو دل چاہ رہا تھا وہ فوراً ملتان پہنچ جائے اور اماں کو لے کر اسلام آباد جا کر روشانہ کا ہاتھ مانگ لے۔ طلال ناشتہ پہلے ہی کر چکا تھا، چائے کے شغل میں مصروف تھا۔ پھر اس کے کچھ جاننے والے دکھائی دیے تو وہ اٹھ کر ان کی میز پر چلا گیا، جبکہ لالا رخ ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شام کو ان سب کو منگورہ کے لیے نکلنا تھا۔ اس نے سوچا وہ ان سب کے آنے تک تھوڑی سی پیکنگ ہی کر لے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مصطفیٰ خان سے ٹکراؤ ہو گیا۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اسے دیکھ کر اس کی خوبصورت آنکھوں کے سرمئی نگینے کچھ اور روشن دکھائی دینے لگے۔ گرے شلوار سوٹ میں وہ خاصا تر و تازہ دکھائی دے رہا تھا۔ چہرے پہ تازہ شیف کی سبزی اور سرخی کا عجیب امتزاج تھا۔ لالا نے سوچا وہ تیزی سے گزر جائے۔ وہ اپنا خوشگوار موڈ غارت نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر لامحالہ اسے رکنا پڑا۔ وہ سیڑھیوں کے درمیان پھیل کر کھڑا تھا۔ میں نے سلام کیا ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے ہر مسلمان پر۔ وعلیکم السلام، وہ روٹھے پن سے بولی۔ یہاں وابستگی وہاں برہمی، کیا معلوم ایسا کیوں ہے؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی۔ افسوس، اس خوبصورت موسم اور ماحول نے بھی آپ پر کوئی اچھا اثر نہیں کیا۔
वो उसे जायजा लेता नजरों से देखते हुए बोला, हमने तो सुना था आबो हवा की तब्दीली दिल पर बड़ा खुशगवार असर छोड़ती है। नीले रंग के जदीद तराश के सूट में वो मुस्तफ़ा खान को सुबह की नौखेज़ी का दिल फरेब हिस्सा लग रही थी। पता नहीं अब उसकी आंखों में ही इतना बहुत सा हुस्न उतर आया था या वो थी ही इतनी दिल मोह लेने वाली। यूं भी खूबसूरती से मुतालिक हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो आपको अच्छा लगने लगता है। उसे मोहब्बत के एहसास से देखते हैं तो ये जज्बा मुजस्सम होकर किसी को खूबसूरत बना देता है। हर शय किसी के दिल को घेर ले दरअसल वही खूबसूरती है। आप जिसे मोहब्बत करते हैं वो खूबसूरत हो जाती है, और मुस्तफ़ा खान को वो इस वक्त सारे जहां से ज़्यादा हसीन और दिलकश दिखाई दे रही थी। ताहम उसने अपने जज्बात की लगाम थाम कर निगाहों की वारफ्ता लौ बुझा दी। मौसम की असर अंगेजी का मतलब ये नहीं है मैं आपके लिए फजूल किस्म के जज्बात पालने लगूं। वो बरहमी से गोया हुई। कम अज़ कम जज्बात को फजूल कहकर इनकी तौहीन ना करें। वो जल्दी से बोला और उसे मुलामत भरी नज़रों से देखा, मगर उसके होंठों की तराश में बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट रक्षा थी जो लाला रुख को जहर से ज्यादा बुरी लग रही थी। इसका सारा खुशगवार मूड खाक होकर रह गया। कम अज कम जज्बात को फजूल कहकर उनकी तौहीन तो ना करें। वो जल्दी से बोला। उसे मुलामत भरी नज़रों से देखा, मगर उसके होंठों की तराश में बड़ी दिलकश मुस्कुराहट रक्षा थी जो लाला रुख को जहर से ज़्यादा बुरी लग रही थी। उसका सारा खुशगवार मूड खाक होकर रह गया। आप बराए मेहरबानी मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, वो बिगड़े तेवरों के साथ बोली, मगर वहाँ सुकून ही सुकून था। रास्ता ना छोड़ना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा हर रास्ता तुम्हारी तरफ निकलता है, इसलिए कि आप गलत मोड़ पर निकल आए हैं, भटक गए हैं सही रास्ते से। वो इस्तेहज़ाइया लहजे में बोली, जिसमें दबी दबी खफ की भी नुमाया थी। आह, ठीक कहते हैं बुजुर्ग कि पहा रखने वाला झूठ जख्मी करने वाले सच से बेहतर है। मुस्तफ़ा खान ने एक ठंडी आह नुमा सी सांस खींची और उसे बड़ी घायल नज़रों से देखा। चलें, आपने मेरी बात को सच तो तस्लीम कर लिया। वो तंज से हंसी कि आपने गलत रास्ते का तयन किया है। खैर, ये तो मैं ताउम्र तस्लीम नहीं कर सकता। वो सर नफ़ी में हिलाता दूबदू हो गया, फिर रेलिंग पर हाथ रखकर कदरे आगे आया और मोहतरमा लाला रुख, मोहब्बत में तालिब की निगाह रास्तों की कठिनाइयों पर नहीं मंजिल पर होती है। रास्ता तवील हो या मुख्तसर, मंजिल का यकीन हो तो हर राह से मंजिल आ जाती है। फिर एक गहरी सांस भरकर सीधा होते हुए हनूद उसके चेहरे पर निगाहें जमाए बोला, यकीन मोहकम अमले पहम, मोहब्बत फातह आलम। ये कहकर वो हल्के से हंसा और एक तरफ उसे जाने का रास्ता दिया। लाला रुख की अपनी पेशानी यूं जलती महसूस होने लगी जैसे मुस्तफ़ा खान ने इसके नज़दीक हाथ रखा हो। तपिश की लहरें उसे अपने वजूद से उठती हुई महसूस होने लगीं। उसने एक सुकून की सांस इधर उधर डाली और तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। एक तारा नज़र उसने ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर डाली, जहाँ से वो किसी खुबक रफ्तार की तरह धीरे से गुजर गई। फिर सा खफीफ से अंदाज में झटक कर एक बोझल सांस के साथ वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा।